नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ में सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं, जिनसे हम संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। सर, आप सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप मनोनीत हुए हैं, सदस्य बने हैं। कैसे देखते हैं सर, आप क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे जिस आयोग के आप सदस्य बने हैं? क्या सोच है सर आपकी? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ जी, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो मानवता के प्रति संवेदनशीलता है उसका प्रतीक है। उन्होंने जिस तरह से कोविड-19 के कारण जैसे ही उनको मालूम हुआ कि इसके कारण उत्तर प्रदेश के बहुत से व्यक्ति जो देश विदेश में रह रहे हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए सर्वप्रथम आगे आकर उन सबको अपने अपने घरों में बुलाने की व्यवस्था करी। ये एक बहुत बड़ा कार्य था जिसको उन्होंने बड़ी लगन से, तपस्या से इसको पूरा किया। और इसके साथ ही मैं समाज की अग्रणी संस्था जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कई परिवार के जो संगठन हैं और उसके बाद और जितने भी व्यापारी बंधुओं और इंडस्ट्रिस्ट थे, उन्होंने भी पूर्ण सब तरह के अपने दुखों को भूलकर मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके इस अभियान में अपना जो भी सहयोग हुआ वो दिया। और पूरी कोशिश के साथ मैं समझता हूँ पूरी सरकार की मशीनरी जितनी थी वो सब लोग एकजुट होकर युद्ध स्तर पर इस कार्य को सबने करा। ये तो एक प्रथम फेज था जिसमें कि उनकी सुरक्षित घरों में वापसी हो जाए। जी जी जी। और मैं समझता हूँ इतने बड़े अभियान जिसमें से 34-35 लाख लोगों का विभिन्न प्रदेशों से आना और कोविड-19 के खतरे का सामना करते हुए उनको सुरक्षित घरों में भेजना, ये सब हम लोगों की जो पूरे समाज की जो एक जिम्मेवारी थी, उस सब समाज के जिम्मेदार लोगों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह किया और उसके कारण ये संभव हो पाया। एक तो सर्वप्रथम जो पहला अध्याय था उनको सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुंचाना, उसमें हम 100% सफल हुए। और मैं सोचता हूँ इसमें जो अपने परम आदरणीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो मानवता के ऊपर जो एक दृष्टिकोण है और संवेदनशीलता है, उसका बहुत बड़ा मुख्य रोल रहा। और उसी के कारण ही सभी लोग जो हैं आगे जुटकर सामने दिया। सर, मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे कि जो आपका आयोग है वो क्या क्या करता है, उसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, ये इसके बाद अब उसके बाद सेकंड चैलेंज कि अभी तो सबसे पहले तो ये था कि ये सुरक्षित घरों पे पहुंच जाएं। फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज था मुख्यमंत्री जी के सामने कि कोई भी व्यक्ति जो है भुखमरी का शिकार ना हो। जी जी। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, समाज की बहुत सी अग्रणी संस्थाओं ने उस चीज़ की भी व्यवस्था करी और सबको प्रथम 1000 रुपया सबके काफ़ी करोड़ों लोगों के घर में वो राशि पहुंची 1000 के करीब की। उसके बाद सबके यहाँ राशंस की जो व्यवस्था थी वो की गई। इस दो चीज़ों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हुए अब थर्ड फेज था कि इनका पुनर्निवास कैसे हो। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। कि ये जितने भी आए हैं ये किस प्रकार के लोग हैं। उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने प्रथम फेज में लिस्टें बनाई और इन सब लोगों को उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, वो प्रथम एक फेज था, उसमें कुछ त्रुटियां रही। लेकिन अब उसके बाद जो सेकंड फेज है हमारा, उसमें इन त्रुटियों को ठीक करना, जो मैं सोचता हूँ कि उसमें इनके जो टेलीफोन नंबर या व्हाट्स नंबर या फिर जो प्रकार है, किस तरह के कुशलता है इनमें, वो आइडेंटिफाई करते हुए वो अपडेट जो है सेवा योजना विभाग करेगा। ये आयोग का सेकंड फेज का काम रहेगा। इसके साथ साथ ये हो जाने के बाद अब इन लोगों को कुछ न कुछ कार्य भी देना है कि खाली बैठाकर तो सरकार नहीं कुछ कर सकती। इसलिए सेकंड फेज में अब इसका ये सेकंड फेज पूरा होने के बाद थर्ड फेज में इनको रोजगार की व्यवस्था, उसके का इंडस्ट्रीज से संपर्क किया गया, डिफरेंट एसोसिएशन से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एमओयू किए। उन्होंने एक कमिटमेंट करी कि हम इतने जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उनको हम कार्य में लेंगे, इंडस्ट्रीज में ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डाटा भरेंगे और उसमें भी
कार्य जो है गतिशील हो रहा है और उसको कर रहे हैं। तीसरा, जी इसके बाद उन्होंने बहुत से लोग जो मेहनती लोग थे, जिनके पास जरा गुण नहीं थे, जैसे रेहड़ी देना, सब्जी बेचने का काम, या और इस तरह के जितने भी काम छोटे छोटे हुनर के आधार पर, वो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके वो भी दिया गया, फाइनेंस किया गया। किसी को 10,000, किसी को 15,000, 20,000, जैसी भी रिक्वायरमेंट बनी, उसके कारण बहुत से लोगों को इंगेज किया गया। इसके बाद मनरेगा के अंतर्गत बहुत बड़ा एक जो तबका था लेबर क्लास का, उसको ऑब्जॉर्व किया गया। अब इसके बाद योग की जहाँ तक ये 3-4 स्टेप्स होने के बाद, अब जो मेरी अपनी समझ है, जैसे मैं तो शुरू से ही कई वर्षों से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर जुटाई हुआ था जी, और मैं इसके ऊपर काफ़ी संवेदनशील था, और मैं समझता था कि बिना इसके बेरोजगारी दूर किए बिना हम पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये मेरा विषय बहुत देर से चल रहा था, तो मैं उसके ऊपर मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स इस बीच में 4-5 साल पहले किए जी जी, और मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे मुझे औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में, सदस्य के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं उनका धन्यवाद भी अर्पित करता हूं, और वो आपके चैनल के माध्यम से जी ये मैं बात भी बताना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के निमित्त उन्होंने मुझे इसका सदस्य नामित किया है, मैं उनके उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा संकल्प है और मैं उसमें पूरी तरह से जुटूंगा। अब जो मेरे सामने चीज़ें हैं, मैं ये मानता हूँ सस्टेनेबल एंटरप्राइज लीड्स टू सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। अगर एंटरप्राइज सस्टेन रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट सस्टेन रहेगी। जी जी, अब आज के वर्तमान युग में सस्टेनेबल एंटरप्राइज वो होगा जिसमें टेक्नोलॉजी होगी। तीसरा जो दृष्टिकोण मेरा है कि हमारे देश में पैसा कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो हमारी जो पावर है वो मसल पावर है, ना कि मनी पावर है। जी जी जी, तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी है जिसमें मसल पावर का यूज हो और इन्वेस्टमेंट कम हो। मतलब कम इन्वेस्टमेंट में, अब मैं कम इन्वेस्टमेंट शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, मतलब पर हेड एम्प्लॉयमेंट पे कम इन्वेस्टमेंट आए। तो ये हमारा एक लक्ष्य है, इसके प्रति हमने आगे बढ़ना है जी। अब इसमें मैंने कुछ क्षेत्र अपने हिसाब से चूज किए हैं। जैसे मैं अभी एक टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट का मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन भी हूँ, जो कि प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है और यूपी का एक अकलौता इंस्टीट्यूट है। मैंने उसमें बहुत से बदलाव लाए और उस इंस्टीट्यूट में स्किल डेवलपमेंट जी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जी जी जी, मैंने ऑल इंडिया के लगभग 4 जो है वेबिनार करवा चुका हूँ। जी जी जी, बातचीत हो चुकी हुई है और इसमें जो रिजल्ट्स निकले वो भी बड़े सार्थक निकले। जैसे पीपी किट जो है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर्स पहन रहे थे, उसमें फेलियर हो रहा था, उनको कोरोना आ रहा था, वो इन्फीरियर क्वालिटी की थी। चाइना से भी जो आई वो भी इन्फीरियर क्वालिटी की थी। कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जो मास्क भी आ रहे थे उसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उन सबको टेक्नोलॉजिकली कैसे अपग्रेड करके उसको फुल प्रूफ एक डॉक्टर्स को, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या डॉक्टर्स हैं जो सेवा भाव से लगे हैं, उनकी सेहत की सुरक्षा हो सके, इसके ऊपर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर कानपुर के अंदर कुछ एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा किया। उन्होंने उस क्वालिटी की किट तैयार करी। उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जो सीलिंग की थी, क्योंकि जब आप स्टिच करते हैं तो उसमें छेक रह जाते हैं, तो वो फिलअप होने बहुत जरूरी थे, उसके ऊपर टेप लगती थी। तो इसमें चाइना से जो मशीन इंपोर्ट होती थी वो बहुत कॉस्टली थी। जी जी, तो 5-6 मशीन्स ऐसी थी जो कानपुर में आनी थी या और जगह आनी थी। उस चीज़ को हम लोगों ने पकड़ा, देखा। तो पहले तो वो टेपिंग जो है किस टेम्परेचर पे लगे, ये एक उनमें डिफिकल्टी आ रही थी, तो वो सील नहीं हो पा रही। तो उसको सीलिंग किया पहले, तो सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दिया। अब डेफिनेटली इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है। बढ़ती, जी बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग जो हैं सस्ती क्वालिटी का
गवर्नमेंट को दिया, जिसको गवर्नमेंट ने अभी बैंड किया रिसेंटली। हाँ किया। सारी किट्स जो हैं जी 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 अब जी। जो परचेजिंग में जो है आएंगी, हाँ। ये सिर्फ वो जो इंटरप्रेन्योर था जो परेशान हो रहा था उसके रिप्रेजेंटेशन उसने भी लिखा और लोगों ने भी लिखा हुआ, गवर्नमेंट ने, सरकार ने भी काफी इस शिकायत हुई चीज थी को इस पे। हाँ। समझा और उसको किया। जी जी तो बिल्कुल। प्रश्न ये है कि ये जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं टेक्नो, इसके साथ साथ इससे पहले कोविड से पहले भी जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मैंने एक इंडिया डेवलपमेंट फोरम का भी निर्माण किया, जी जी जी। जिसको कि स्टार्टिंग जो है वो विलेज से मैंने करनी है, कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ी सी कमजोर हुई क्योंकि फील्ड वर्क का काम है। जी जी जी। तो वो जो है गांव से शुरू करनी है, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। गांव में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। क्या बात है। अच्छा। तो उसको हमने एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंडिया डेवलपमेंट फोरम के मतलब से एक MOU साइन हुआ है, जिसमें बच्चों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप गांव में ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इस अपॉर्चुनिटीज का लाभ लीजिए। इस समय इंडिया डेवलपमेंट फोरम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सभी NGO को प्रोवाइड किया है। इस समय कम से कम हमारे पास हजारों की संख्या में इंडिया डेवलपमेंट फोरम के साथ वॉलंटियर्स जुड़े हैं और NGOs जुड़ी हैं, जिसका विस्तार मेरा ख्याल और 4-5 दिन के अंदर ये लाखों की संख्या में हो जाएगा। इन लोगों को हम ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड कर इनको हम 1600 परिवारों के पीछे एक व्यक्ति एक सेंटर रखेंगे और सरकार की भी स्कीम इसके आ रही है। हम उसी को एक्सप्लोर कर कोऑर्डिनेट करते हुए बच्चों को ट्रेंड करेंगे, बच्चों को ट्रेंड कर ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक्स हैं, इनको हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनको 30-40 हज़ार का जो पैसा दिलवाकर एक कंप्यूटर और एक सेंटर हम खुलवा सकें और उनकी फिजिबिलिटी निकल सके, ताकि वो एक व्यक्ति को कम से कम, हमारा टारगेट है 10,000 के करीब कम से कम मिलना चाहिए। अच्छा। तो इस तरह से 2-3 लोगों की एक टीम जी हम खड़ी करेंगे, जो कि 6-7 घंटे के बाद वॉलंटरली इन 1600 फैमिलीज का ध्यान भी रखेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो वहन करेंगे। इस तरह का एक लक्ष्य लेकर इंडिया डेवलपमेंट फोरम में मैं उस तरफ भी चल रहा हूँ और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक काफी बड़ा साधन महसूस होगा। जी जी जी। मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा, मतलब ये जो रोजगार की बात आपने कही कि गाँव में रोजगार देंगे, तो मतलब किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी इनको, उसको लेकर क्या तैयारी है? अब जैसे सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जी जी, वो पहुंच नहीं पा रही। जी बिल्कुल सही, उसका एडवांटेज नहीं मिल पा रहा कि वास्तव में उन स्कीमों का एडवांटेज इन परिवारों को मिला कि नहीं मिला। वो फीडबैक हम लेंगे, मोबाइल ऐप पे उनको एक इंफॉर्मेशन फीड होगी। अच्छा, वो उस परिवार को लेकर एक तो ये फीडबैक सिस्टम हमें जी 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 जी। दूसरा, जैसे कई रेवेन्यू की चीजें हैं सरकार की जिसमें रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा, जैसे बिजली का बिल ही है, बिजली का बिल, जी जी, तो हम उनको उस केंद्र पे उनसे ट्रेन करेंगे, एक ऐप देंगे, तो उसके ऊपर बिल उनका लोड करके उनकी पेमेंट करवाएंगे। अच्छा, तो मतलब इस तरह से उनकी एक अर्निंग भी होगी। और उसके बाद जितनी स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन है, जो भी छोटे कुटीर उद्योग, जो भी शिल्पी हैं, ये हैं, इन सबको एक प्रोविजन देंगे कि हाँ भाई ये है, और हम बैंक से टाई अप करवा कर उनको लोन देंगे, लोन दे के आगे बढ़ाएंगे, लोन दे के आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। जी जी। पहले तो इन सेंटर के लोगों को ट्रेन करेंगे, पहले तो NGOs को ट्रेन करेंगे, उनके अंदर एक सामाजिक भावना जागृत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। एक स्टेप तो ये होगा छोटे लेवल पे। दूसरा जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निकल अपडेशन का। अच्छा अच्छा, जिसमें टेक्नोलॉजी में हमने आगे बढ़ना है। आप देखेंगे 1992 में चाइना और इंडिया की GDP लगभग सेम थी। बिल्कुल बिल्कुल थी। हाँ। आज चाइना टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ गया। क्यों, कैसे? एक तो उसकी इधर उसने 1000 जो अपने लोग थे उनको साइंटिस्ट बनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में भेजा और उसका खर्चा स्वयं उठाया। इसके अलावा हजारों की तादाद में उसने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपने स्टूडेंट्स भेजे, वो अपग्रेडेशन करे, फिर इन्वेस्टमेंट के रास्ते। एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी उन्होंने लेबर लॉस लगभग अबॉलिश कर दिए थे स्टार्टिंग। मतलब जितनी भी हर्डल्स, जो भी जिस मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये कानून सब रिलैक्स कर दिए। अब फर्क है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो एक एकदम डिक्टेटरशिप नहीं कहूँगा, लेकिन ग्रुप डिक्टेटरशिप। हाँ, काम उसी तरह का है। बिल्कुल ठीक है, करने का तरीका वैसा ही है। जी। तो
इस तरह से हमारा इसमें सोच जो है वो डिफरेंट है कि अपने जो बच्चे हैं इनको टेक्नोलॉजिकली कैसे अपग्रेड करना, उनको कैसे मोटिवेट करना, उनके टैलेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना और करके उनको एक दिशा देनी, कहाँ आगे बढ़ना। ये एक मेरा एक क्षेत्र होगा जिसमें मैं वर्क करूँगा और इंस्टीट्यूट के बच्चों को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आगे। इसके अलावा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके भी संपर्क में हूँ, उसमें भी कुछ साइंटिस्ट से बात कर रहा हूँ। तो जो अपने वो उस चीज़ के हेड हैं, जो अपने बच्चे हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट के साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका जो स्किल है, उनका जो अभी भी आप शिक्षा नीति देखेंगे वो इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर आ रही है। ठीक बात जी, कि बच्चे का टैलेंट कैसे विकसित करना, बच्चों को कैसे ओरिएंट करना, राष्ट्र कैसे आत्मनिर्भर बने, उसकी तरफ उसकी सोच कैसे डेवलप करनी। तो उसमें से कुछ बिंदु हम लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर। अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किसी तरह से डेवलपमेंट की बात करते हैं। और इसका सर देखिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हम लोग को देखने को लिए मिला कि जब भारत तैयार नहीं था और एकदम से कोरोना वायरस आ गया तो उसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का काम हुआ, डिजिटल इंडिया दिखाई पड़ा, लोगों ने घर बैठे बहुत सारे काम किए, ऑनलाइन पैसे का भी ट्रांसफ़र हुआ, ऑनलाइन कई सारे काम हुए, रोजगार अगर देखा जाए तो बहुत समस्याएं नहीं आई, लेकिन जाहिर सी बात है श्रमिक मजदूरों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जिस नीति के तहत चल रहे हैं हम लोग, सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, आपने कहा कि वो जैसे अभी बहुत लोगों के पास में पहुँच नहीं पाती हैं, नीचे तबके में नहीं पहुँच पाती हैं। कैसे देखते हैं सर आप इसको कि क्या क्या और बदलाव कर दिए जाएं कि जो आदमी जिसको आवश्यकता है उसके पास अगर सब कुछ पहुंच जाए तो शायद हर चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ेगी। रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे जी। तो इधर आप देखेंगे काफी स्पीड से जितनी भी समस्या आई उनका निदान हुआ है। ये जो आपने प्रश्न पहले मेरे से आज पूछ रहे हैं, ये मेरा 4 साल 3-3.5 साल पहले ये मैं जब पेट्रोलियम मिनिस्टर से सेंटर में मिला था, जब उनके पास स्किल डेवलपमेंट का चार्ज था साथ में, जी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे मैंने मेरी बातचीत लगभग आधा घंटा हुई। तो उसमें इन्हीं बिंदुओं के ऊपर बातचीत हुई और उसमें से काफ़ी बिंदु एड्रेस कर चुके थे, जो बताया और उसको मुझे देखने के लिए उन्होंने कहा। तो मैंने भी उनसे कहा था कि मैं भी आपके पास अब दोबारा तभी मिलने आऊँगा जब कुछ बिंदुओं के ऊपर वर्क करके एक स्टेटमेंट लेके तब मैं मिलूँगा। तो मेरी समझ से जो मैंने देखा उस समय और अब में ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है। अब लोगों को इन स्कीम्स का काफ़ी हद तक लाभ मिला, प्रचार प्रसार जी काफ़ी मिला। ठीक बात सर। हाँ। अब आप KGMC में जाइए, आप देखिए जब जच्चा बच्चा उसमें हॉस्पिटल में जाइए, किंग क्वींस है, क्वींस मैरी हॉस्पिटल, क्वींस मैरी है लेडीज का, बच्चों का ही है, कुल मिलाकर बच्चों का है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। मतलब पूरा का पूरा सारा उनका, फिर उनको बच्चे के लिए उसके लिए पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया ये इस वर्ग का है तो उसको मिलेगा, उस वर्ग का, उसमें आप देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट ही सीन मिलेगा। सुविधाएं तो मिलने, इसमें कोई डाउट नहीं। सुविधाएं जो है फिर आप, क्योंकि जब तक हम गांव में नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, हेल्थ केयर की देखिए, हर तरह की फैसिलिटीज देखिए। इसमें मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं, जब तक हम स्वयं जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं करेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब थाली आगे है, परोसी हुई है, आप चाहो कि मुंह में चले जाए और सब कुछ शरीर भी स्वस्थ हो जाए तो वो नहीं होने वाला। खाना तो खुद आपको हाथ तो हिलाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और आपको हाथ भी हिलाने पड़ेंगे, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, आंखों से देखना भी पड़ेगा कि कहाँ पे किस पे है, कैसे खाना है और किस ढंग से खाना है जी। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेवारी का एहसास लेना पड़ेगा और किस तरह से उसको चलना है समाज में, इस शिष्टाचार का पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हमारे में आएंगी
और आप देखेंगे वो आपके प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक चलता जाएगा। यही स्वास्थ्य के साथ है। जी 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 जी। स्वास्थ्य में अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, हमारा डेली रूटीन सही नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज कोरोना महामारी को अगर हम देखें, इस देश की जितनी विशाल जनसंख्या है, बिल्कुल, और इस देश में विशाल जनसंख्या नहीं, लोग कितने कंजेस्टेड रह रहे हैं। बिल्कुल, एक एक कमरे में 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो बात इस महामारी का रूप स्वरूप आप सोच ही नहीं सकते है। कि क्या हो होता, भयानक मंजर होता। बिल्कुल ठीक बात सर। अब कुछ लोग इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर ने पहला लॉकडाउन निकाला उसके कारण सारी इकोनॉमी सारा उसका, अरे भाई उस लॉकडाउन के कारण हमारी तैयारी प्रॉपर हो गई, सारी चीजें हमने प्रिपेयर कर ली। हम तैयार नहीं थे एकदम। और लोगों को नहीं, तैयार थे, तैयार काफी मात्रा में थे, ऐसा नहीं तैयार नहीं थे, लेकिन तैयार होने के बाद कई चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के बाहर हैं। बाहर है, सही बात है सर। क्या मॉडर्न कंट्री लाइक यूएसए क्या तैयार नहीं था? यूएसए शुरू से ही तैयार है, हेल्थ सर्विसेज की कोई कमी थी वहां पे? नहीं थी, सही बात है। लेकिन क्या उन्होंने इस टाइप की चीज सोची थी कि हमारे कंट्री की ये दुर्दशा हो जाएगी? क्या इस टाइप की एजुटेशन हमारे यहाँ हो जाएंगी? कभी सोचा नहीं था। हमने क्या सोचा था कि इस तरह से जमाती मूवमेंट के कारण इतना स्प्रेड हो जाएगा, हमारी सारी की सारी तैयारियां खत्म हो जाएंगी, तो वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने उस लॉकडाउन के अंदर लोगों को एजुकेट किया, अपनी तैयारियां रखी, तैयारियों को खूब बढ़ाया, लोगों को एजुकेट किया। ठीक है, उसकी काफ़ी बड़ी कॉस्ट हम लोगों को भुगतनी पड़ी, लेकिन प्रिपेयर्ड है। ऐसी बात नहीं कि ये जो सिचुएशन पहली बार हमारे कंट्री ने फेस की या वर्ल्ड ने फेस करी। लेकिन मैं अगर अपने जीवन की ही बात करूं तो मैंने फ्लड्स देखे हैं, चाइना अटैक देखा है, दो पाकिस्तान के अटैक देखे हैं, पैराट्रूपर्स की मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर जो हुई है उसको देखा है, इसके बाद इमरजेंसी देखी है, राम जन्मभूमि आंदोलन देखे हैं। तो जो पहले जो अटैक हुए या पैराट्रूपर्स के अटैक हुए, मुझे मालूम है मेरा 8वीं की परीक्षा थी, तो हम लोग पहले अपना खाना खुना खा के रात को मोहल्लों में ड्यूटी देखते थे, कोई लाइट न जले। हमने पढ़ाई करनी होती थी, काला कंबल ओढ़ते थे, उसमें लालटेन जला के पढ़ते थे। ये थोड़ी ना कि हम फेल होते थे, पूरे मेरिट स्कॉलर रहे हैं शुरू से। 8वीं में भी स्कॉलरशिप था मेरा। तो जो ये आवश्यक नहीं है कि सारी साख सुविधा हो तभी आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये आपको अपना करैक्टर चरित्र बनाना पड़ता है। हमें आ भी याद है जब पैराट्रूपर्स उतरते थे, क्या पंजाब के लोगों में, जट्टों में, गांव में जोश था। जैसे ही उतरा उसका पैराट्रूप खुलता नहीं था, ले लाठियों से उसको वहीं धराशायी कर दिया जाता था। हमको आज भी एक इंसिडेंट याद है, मैं उस समय प्री इंजीनियरिंग में था, डीएवी कॉलेज के ऊपर मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था, तो 4-5 हमने देखे मूंछों वाले वो ऐसे पानी को कर रहे थे। तो पंजाब में उस समय उस कम्युनिटी के लोग कम थे। जी जी जी। तो एकदम शंको वाली विसल मारी, फटाफट कर्टन रोड्स निकाली, फिर एकदम ध्यान में आया कि इनके पास तो स्टेन गन होंगे। उसी समय कंट्रोल रूम फोन भी कर दिया, सब लोग निकल पड़े उधर से। आई थिंक विदिन 5 मिनट्स मिलिट्री आ गई, लेकिन इतने में उन्होंने फायर कर दिया। एक को जफ्फा तो डाल दिया पीछे, लेकिन बहुत ताकतवर थे। कोई भी कर्नल और उस रैंक से रिटायर्ड मिलिट्री का ऑफिसर थे। तो उसमें से एक स्टूडेंट को लगा, तो लेकिन फिर 5 को, खैर वो शब्द मैं यूज नहीं करूँगा, लेकिन वो भी इनकाउंटर में जी। तो कहने का मतलब, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी सिस्टम को हम नहीं आगे ले सकते। बिल्कुल ठीक। क्या यहाँ पे जितने भी लोग जुटे थे इस क्राइसिस में, जितने भी लोग आ रहे थे, क्या उनका अपना कार्यभार उस पर भी तो इफेक्ट आया था? वो अपना दुख सब भूल कर इन लोगों को देखा ज्यादा दुखी हैं, तो उस पर जुटे कि नहीं जुटे? जुटे सर, जुटे। आप देखिए पूरा उद्यमी वर्ग, पूरा व्यापारी वर्ग जो कि सबसे ज्यादा हैरास था, बड़े बड़े तो जो जुटे होंगे मैं क्या कहूँ, लेकिन आप देखिए आम लोग भी इसमें जुटे। तो कहने का भाव ये है कि इन सरकार जो कर रही है वो तो है ही है, सरकार के साथ साथ हमको भी एक जागरूक, शिष्ट और कर्मठी व्यक्ति बनना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। मैं चाहूँगा कि आगे जो मेरी एक चीज़ रहेगी वो गवर्नमेंट से ये रहेगा कि श्रम को डिग्निफाई किया जाए। अच्छा जी। अब ये एक और लंबा टॉपिक है इसके ऊपर। सर बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर समाज जागरूक होगा तो अपनी जिम्मेदारी जब वो समझेगा तभी वो बहुत कुछ पा सकता है।
अगर वो जिम्मेदारी से नहीं समझेगा तो नहीं, कुछ भी नहीं मिल सकता उसको। और अगर देखा जाए सर, देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में आया, हम जागरूक हुए, तभी हम भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपील करते हैं लोगों से कि आप दूरी बनाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का मतलब एक अपना प्रॉपर एक सिस्टम रखिए। मैंने देखा भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से अयोध्या में आए, उन्होंने 3 बार अपने हाथों को सैनिटाइज किया। मतलब मुझे देख के वो दृश्य आज भी याद आता है कि जिस तरह से हम लोग एक स्वर्णिम पल सर देख रहे थे अयोध्या में, जिस तरह से भूमि पूजन हो रहा था। तो जब मुखिया अपनी एक शुरुआत करता है, कोई मुखिया 125 करोड़ जनता का मुखिया जो है अपनी शुरुआत करता है, तो उसको देख के लोग फॉलो करते हैं सर, ऐसा मुझे लगता है। और आप भी सर एक संस्थान चलाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको सर आए जब ये कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन 3 महीने का हुआ? आप एक परिवार चलाते हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्या किया सर आपने उनके लिए, क्या सोचा? देखिए, मैं तो शुरू से एक बहुत साधारण परिवार का जी सर सदस्य हूँ, और शुरू से ही मेरी लाइफ संघर्षपूर्ण ही रही है। मेरी पढ़ाई लिखाई तख्ती पे और टाट पे हुई है, और मैं शुरू से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं हमेशा किसी समस्या को पहाड़ नहीं बनाता, बल्कि उसको एक एज ए चैलेंज लेकर उसका निदान कैसे करना है उसी के ऊपर चलता हूँ। तो ऐसे ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खुला, समस्या आई, तो हमारे पास परचेजिंग पावर बहुत कम थी। तो सोचा कि एक गाड़ी भी मटेरियल नहीं मंगवा पाएंगे तो कैसे काम चले। जैसे भी है, गौरव जी जो हमारे बेटे हैं, उन्होंने एक थोड़ी सी सलाह दी हमें। हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और जो इन्वेंट्री थी पहले उसको लिक्विडेट किया एट एनी कॉस्ट, विदाउट लुकिंग एट लॉस एंड प्रॉफिट। ऑर्डर दिया, मटेरियल आया, पेमेंट की, और उस मटेरियल को बनवाना शुरू किया। तो पहले जैसे था कि कम लोग, फिर धीरे धीरे, क्योंकि घबराहट भी हो रही थी, लेकिन घबराहट नहीं, उसका जो भी सोल्यूशन निकालना था, उस समय जो थर्मामीटर था वो भी कॉस्टली था, सैनिटाइजेशन के लिए भी जो मैकेनिज्म थी सब कॉस्टली थी, लेकिन लगाई गई इफेक्टिव। फ्रॉम डे 1 वी वर वेरी कॉशियस। इन लोगों को मास्क भी लाके दी गई, सब कुछ किया गया। फिर शाम को काढ़ा भी बनाने की व्यवस्था रखी, पिलाया गया। तो ये सब करते हुए उनमें भी उत्साह बना, और उन लोगों ने भी धीरे 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 काम, अब क्योंकि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े जी, तो आगे बढ़े तो आपको एक लाभ मिला, आपकी प्रोडक्शन हुई, मार्केट में वैक्यूम था, आपको उसका लाभ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मटेरियल सेल हुआ। तो मैं कह सकता हूँ जुलाई तक बहुत अच्छा। उसके बाद अब फिर अब रिसेशन है, फिर उसको फिर चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, उसी रूप में फिर चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बफर बन गया हुआ है। इसलिए ये महीने भी 1-2 महीने कट जाएंगे, फिर कोई नया चैलेंज आएगा, उसको देखेंगे कैसे एड्रेस करना है। तो लाइफ इज ए सीरीज ऑफ स्ट्रगल, राइट। इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो लाइफ। राइट सर, राइट सर। तो रोने पीटने से नहीं कुछ होगा, खुद करना पड़ेगा। कुछ है तो उसके लिए रास्ता निकालना है, तभी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात सर। अगर आप देखिए निराश होकर बैठ जाएंगे, मन में उम्मीद ही नहीं रखेगी, तो उम्मीद आपको रखनी पड़ेगी हमेशा, हमेशा होपफुल रहना पड़ेगा। तभी आप में कॉन्फिडेंस निर्माण होगा, तभी जोश आएगा, तभी आपको करने की लगन जागेगी, सब कुछ होगा। अगर आप बिल्कुल उम्मीद ही नहीं होगी, निराश होकर बैठ जाओगे, बिल्कुल डिप्रेशन स्टेज में आ जाओगे, तो आपकी क्षमताओं का ना तो विकास होगा, और बिल्कुल आप एक किस्म का डेट से डिप्रेशन के मरीज। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मतलब हमने तो एक एज ए चैलेंज लेकर चलते हैं, और हर सिचुएशन के प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। इस कोविड-19 ने सबसे पहले हमें सिंपलिसिटी, कैसे सिंपल जीवन व्यतीत करना, ये सिखाया। किस तरह से अपना काम स्वयं करना, चाहे वो किसी तरह का भी काम हो, उसको करना है। कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य छोटा कार्य नहीं है। तो मैं जो श्रम डिग्निफाई की बात कर रहा हूँ वो उसी के अंतर्गत आता है। किस तरह से आप देखिए प्राइम मिनिस्टर और हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य कर्मियों को जो झाड़ू पोछा सफाई करते थे, कितना उनका उत्साहवर्धन किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल।
इतिहास में आज तक किस नहीं तरह से देखा कुंभ में जो सफाई कर्मी जुटे हुए थे, किस तरह से प्रधानमंत्री जी गए और उनके पैरों को धुला। क्या बिना इसके कुंभ में इतनी साफ सफाई इतने बड़े पटन में हो सकती थी? कभी नहीं सर, इस पायदान के लोग और तो इस कोविड-19 में आप देखिए सफाई कर्मियों ने कहीं पीठ दिखाई, नहीं तो कितने प्रॉब्लम्स हो जाती। बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने अपने जीवन से खेला कि जिस चीज़ को हम घबराते हैं, डरते हैं जाने से, वहाँ पे उन लोगों ने इस चीज़ को। सर आप स्वयं सेवक संघ में जुड़े हैं। राम मंदिर सर बरसों का सपना था, और जिस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, भूमि पूजन किया गया, सबको गर्व की बात, सबके लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है वो अयोध्या पे पहुँचता है, मुख्यमंत्री जी भी पहुँचते हैं। इस स्वर्णिम पल को सर सभी लोग देखना चाह रहे थे, हम लोग भी खुली आंखों से देख रहे थे। 7 न्यूज़ चैनल लगातार सर सुबह से लाइव कवरेज कर रहा था, प्रधानमंत्री को भी दिखाया उसने, मुख्यमंत्री जी को भी दिखाया, मोहन भागवत जी को भी दिखाया। आपका भी सर, आपने भी सोचा होगा बिल्कुल जिस तरह से सपना सच हुआ। क्या कहेंगे सर, अयोध्या भूमि पूजन जिस तरह से हुआ, रामलला दोबारा, मतलब अगर देखा जाए तो टेंट और तंबू में रहते थे, अब एक भव्य मंदिर बनेगा, क्या कहना है सर आपका इस बारे में? देखो एक चीज़ मैं बताऊं, मैं कभी इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, ना ही किसी चीज़ को इमोशंस में देखता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, ये अत्यंत ही खुशी और गर्व का समय था, और डेफिनेटली वो एक स्वाभाविक ही बहुत ज़्यादा जी थी और बहुत थ्रिल था। और मैं भी कंटिन्यूसली बैठा रहा वहाँ पे, देखता एक एक चीज़ वॉच कर रहा था, एक एक शब्द नोट कर रहा था कि क्या संदेश है। तो अयोध्या में जो शुरू से मैं तो इस मूवमेंट के साथ काफ़ी जुड़ा भी रहा, और मेरे अनुभव डिफरेंट स्टाइल के हैं जो मैं बहुत सारे नरेट भी नहीं कर सकता। तो हमारा जो है कार्य क्षेत्र बिल्कुल भिन्न प्रकार का था। तो हर तरह के संघर्ष में हम रहे हैं। रायबरेली की पूरी व्यवस्था जो है वो संभाली, और ऐसा नहीं कि कोई जितने भी संख्या में कार सेवक है सब किसी को किस तरह की कष्ट नहीं आने दिया, और जो योजना बनती थी उसके मुताबिक कार्य करने की बात। ये अपना एक धर्म कर्म और अपना फर्ज समझ के कर रहे थे। जी जी जी। इसलिए उसमें ये बात नहीं आ रही थी कोई किसी के ऊपर एहसान किया है या कुछ किया है। ये हमारी अपनी आत्मिक संतोष का विषय था जिसके अंतर्गत हम जुटे। बाकी एक चीज मैं बता दूं, जितने भी लोग अयोध्या गए और सरजू नदी के तट पे कसम ली, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा अपने में एक ये चीज थी कि हमारी ये बात कब पूरी होगी। ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा था, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया तो उनको एक बहुत शांति हुई कि जो हमने कसम ली वो हम अपने जीवन में पूरी कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से करोड़ों लोगों के अंदर एक आत्मिक शांति उनको मिली होगी, एक अपनी जिसे कहते हैं कि वो भाव, एक जो जिसे कहते हैं कि नहीं जी, कि पता नहीं हमारा ये चीज़ पूरी होगी, हमारे सामने हो पाएगी कि नहीं। बिल्कुल, हमने कसम खाई है तो कैसे पूरा करें, एक उसके अंदर वो रहता था। तो वो चीज़ खत्म, वो फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन है। तो वो जो तृप्ति हुई, संतुष्टि हुई, और उसके अंतर्गत जो खुशी हुई आत्मिक मानसिक, उसको व्याख्यान आप साधारण खुशी से नहीं कर सकते। ये वर्षों की उनकी तमन्ना थी। बिल्कुल ठीक बात। मैं सर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुन रहा था, संसद में वो साफ तौर पे बोल रहे थे कि अगर हमारा क्या दोष है, केवल हम राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, गरज रहे थे वो जब सर बोलते थे तो मतलब मैं सुनता था उनको, और मैंने अभी बीच में जब ये कार्यक्रम होना था तब मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जहाँ होंगे और आज इस तरह से भूमि पूजन हो रहा, तो जाहिर सी बात है उनको भी खुशी मिल रही होगी। मतलब इसमें जो लोग साक्षी थे, अशोक सिंघल जी ने सबसे बड़ी पहल शुरू की थी सर, और देखा जाए तो जिस तरह से वो लगे हुए थे, आज वो सपना पूरा हुआ, तो जाहिर सी बात है सबके लिए खुशी की बात है सर। अच्छा सर, ये स्वर्णिम पल को और कारगर और अच्छा बनाने के लिए मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार मूवमेंट किए।
आप देखिए कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी जिसकी अभी कोई दवा नहीं बनी है, और हमारे कई सारे मंत्री भी बेचारे संक्रमित हुए जिस तरह से देखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी डटे रहे। क्या कहना है आपका योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? नहीं, वो तो एक मिसाल है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। वो तो हम सबके सामने एक उदाहरण है जी। त्याग का प्रतीक है, कर्मठता का प्रतीक है, अनुशासन का प्रतीक है, एक कुशल प्रशासक के रूप में और डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ठीक बात। उन्होंने किस तरह से पूरा भारतवर्ष जो एजिटेशन था उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उन्होंने कंट्रोल किया। आप क्या सोच रहे हैं, ये एजिटेशन यहाँ के लोगों के द्वारा हो रही थी? इस एजिटेशन को गवर्न करने से केरला से लोग आए थे। आपको शायद अनुभूति नहीं होगी इस चीज की। बड़ी बात बताई सर आपने। चलिए सर, अंतिम सवाल आपसे मेरा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या अपनी कहानी है सर। संघर्ष किया आपने, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप इतना नीचे से सोचते हैं कि आपको ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सबको आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं। कैसे सोच आई और क्या सफ़र था सर आपका? नहीं, मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। वो मेरी समझ से जो मुझे समय समय पर संस्कार मिलते रहे वो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है, उसी के कारण ये सब चीज़ें हैं। इसका श्रेय तो उन्हीं को जाता है, उसके कारण जो मैं आगे बढ़ा हूँ। बाकी पढ़ाई लिखाई और दृष्टिकोण मानवतावादी है और संघर्ष की जो क्षमता है वो वहीं से सीखी है। कोई जैसे अटैक्स आए उसमें जैसे जिम्मेवारी लग गई पाकिस्तान, जब चाइना में, जब चाइना वाला 9/11 में बचपन में बहुत छोटा था, पिताजी के साथ था। अच्छा। फ्लड आए तो मैं पिताजी के साथ था। मेरे पिताजी के हाथ में इतनी पावर थी कि किसी की पट्टी बांध देते थे वो ठीक हो जाता था। डॉक्टर थे सर वो? ना। अच्छा। वो इतने लोग कट्टर फट्टर 1947 में उसमें वो आए, इतनी पट्टियाँ और वो उन्होंने करी हुई हैं। हाँ। कि ईश्वर ने उनके हाथ में एक अद्भुत शक्ति दी हुई है। हमारे फैक्ट्री में भी किसी को चोट लग जाती थी, उनकी पट्टी बच जाती थी तो ठीक हो जाता था। क्या बात है सर। तो हम तो उनकी संतान है। वो 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। और बहुत सी चीज़ें हैं 1947 की जो उनके हमने मुख से सुनी। तो मैं ऐसे बहादुर पिता की संतान है। तुम्हारे अंदर भी वो कर्म था, वो आना स्वाभाविक है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रमुख रूप से हमारे अंदर है। हमारा ओरिजिन विजन बहुत है और हमने नक्सलाइट मूवमेंट को भी अच्छी तरह से देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम रेड बुक भी हमने पढ़ी हुई है। चलिए सर, मैं बस बहुत प्रभावित हूँ आपसे बात करके, और अगर देखा जाए तो समय कम लगता है। मतलब अगर आपसे संवाद किया जाए तो शायद 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी चल सकता है सर, लगातार अगर हम आपसे बात करें। और जिस तरह से आप बता रहे हैं वो कुछ चीज़ें हम लोगों को भी नहीं पता है स्वयं, क्योंकि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। जाहिर सी बात है कि आपने जिस तरह से किया है, आपने बताया है। अभी तो जी मैंने अपना तो कुछ बताया ही नहीं। जी जी, अभी तो कुछ नहीं बताया। मैंने तो वही पूछा कि आपका सफ़र थोड़ा सा, बस सफ़र यही है बताया। बचपन जैसा बीता, एक तख्ती होती थी उसके ऊपर लिखना और टाट के ऊपर बैठ के पढ़ाई करी। और मुझे याद है ये क्रम चला मेरा चौथे तक, 5वीं में 5वीं 6ठी 7वीं और फिर 8वीं, ये डेस्क के ऊपर हम आए। उसके बाद तो कॉलेज वगैरह में डेस्क थी। इसके बाद बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में तो नहीं जुटे क्योंकि उस समय बस संघ के साथ ही जुड़े हुए थे। फिर जाकर जुड़े हम जब IIT कानपुर में हायर स्टडीज़ के लिए हम गए। तो वहाँ पे काफ़ी स्वामी विवेकानंद सोसाइटी थी बनी हुई थी। उसके अंतर्गत एक नहर बननी थी कॉलेज के आसपास। उसके आसपास के गांव, एक निकेतों की बस्ती थी, उसको डेवलप करने की बात थी। जहाँ लोग डरते थे। मतलब जब हमने एडमिशन लिया 1967 में
तो मेरा ख्याल शहर से वहाँ तक आने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। 8 बजे के बाद कोई आ ही नहीं सकता, कोई साधन भी नहीं होता था। कभी एक आध बार तो हम लोग ट्रक पे बैठ के रहे, कभी पैदल आए 15-16 किलोमीटर चलकर, अगर बाई चांस बाहर। जी। तो ऐसे सिचुएशंस में वहाँ पे काफ़ी वर्क किया। और उस इंस्टीट्यूट की मेरी अपनी परम पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ वर्किंग रही। देखा है मैंने सर, वो थोड़ा सा मैं छोटा था बचपन में, तो आए थे मेरे ख्याल से आपके। हाँ जी, मुझे याद है जी। तो वर्किंग उनके साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा सा विजन भी क्लियर हुआ, और किस तरह से ट्यूनिंग बिठानी काम में। हमने तो उस समय नए नए मॉडल्स बनाए थे। संघ परिवार की रचना तो भाई, तो उस समय नए नए मॉडल्स बनाए। कोई भी देश के अंदर विपत्ति आनी, इसका क्या हो सकता है, कैसे निराकरण होना, उसका मॉडल तैयार करना। तो 5 लोगों का था जी। बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि संवाद कार्यक्रम में आपने इतना समय दिया। और हम सर आपको शुभकामनाएं देंगे कि सर जिस तरह की आपकी सोच है, ईश्वर करे कि वो सर कामयाब हो और वो नीचे तबके तक जाए। जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और जो आपने एक टारगेट लिया उसको आप पूरा करें। हमारी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया सर। थैंक यू सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी, सब आपका जी। तो ये थे सुशील गुप्ता जी, जो हमारे साथ में सीधे हमारे स्टूडियो में जुड़े थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने आयोग के जरिए और उसके साथ साथ में जिस तरह से वो डेवलपमेंट करेंगे उसके बारे में भी बताया उन्होंने। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इसी तरह वो आगे बढ़ें, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। S7 के संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।